नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार चुनाव में अगर आपको याद हो, संघ की तरफ से आरक्षण की मुखालफत ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत ला खड़ी की थी। नेता प्रवक्ता सब समझाते फिर रहे थे कि नहीं हम आरक्षण विरोधी नहीं हैं। लेकिन एक बार फिर से यूपी चुनाव के ऐन पहले जयपुर लिटरेरी फेस्ट में संघ के प्रवक्ता मनमोहन वैद्य ने लगभग वही दोहरा दिया है। कह रहे हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। सियासत गर्मा गई है। किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। बिहार में आरएसएस के आरक्षण बम के सदमे से बीजेपी अभी उबर भी नहीं पाई थी कि उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले आरएसएस प्रवक्ता मनमोहन वैद्य ने एक बार फिर से आरक्षण पर विवादित बयान दे डाला। मनमोहन वैद्य ने आरक्षण की जमकर मुखालफत की। आरक्षण का विषय भारत में एक शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग संदर्भ में आया है। इस हमारे समाज के बांधवों को हमने सैकड़ों साल तक सम्मान से, सुविधाओं से, शिक्षा से वंचित रखा है। ये बहुत अन्याय हुआ है, ये एकदम गलत हुआ है। उसका परिमार्जन करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा होने का उनको सबसे दूर रखा गया, ये ठीक नहीं है। इसलिए उनको साथ लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में आरंभ से किया गया है। यह भी कहा है, डॉक्टर आम्बेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। आरएसएस प्रवक्ता मनमोहन वैद्य ने उत्तर प्रदेश चुनावों से ऐन पहले आरक्षण के खिलाफ बयान देकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मनमोहन वैद्य जयपुर के लिटरेचर फेस्टिवल में अपनी बात रख रहे थे। अपनी राय रखते हुए वैद्य ने साफ कहा कि आरक्षण को अब खत्म कर दिया जाना चाहिए। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का समय आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। और इसलिए वो आरक्षण की सिवाय बाकी अन्य आरक्षण के बदले में सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बढ़ाने वाली बात है, ऐसा लगता है। करीब साल भर पहले जब बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अपने चरम पर था, तब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी आरक्षण पर बयान देकर बीजेपी का बेड़ा गर्क कर दिया था। सबका मन बदल गया तो कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति यही सोचेगा कि जो आ रहा है वो किसी जाति का नहीं, वो मेरा अपना है, भारत माता का पुत्र है, मेरे जैसा ही है और मेरा जितना अवसर है उतना उसका भी अवसर होना चाहिए। ये वृत्ति बने, इसका हम प्रयास करते। मोहन भागवत के बयान के बाद बिहार की सियासी फिजा बदल गई थी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भागवत के बयान को बिहार विधानसभा चुनाव में जमकर भुनाया था। मोहन वैद्य का ही बयान नहीं है, सोची समझी आरएसएस का, नरेंद्र मोदी का, ये स्पोक्समैन आरएसएस का ये बोला है। फिर इनको अभी होश नहीं है। बिहार के चुनाव के पहले भी कहा था कि आरक्षण को रिव्यू किया जाए। बिहार में बीजेपी के हार के पीछे मोहन भागवत के आरक्षण को लेकर दिए बयान की अहम भूमिका मानी गई। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर है। जो काम मोहन भागवत ने किया था वही काम इस बार आरएसएस प्रवक्ता मनमोहन वैद्य ने कर दिया है। इस बयान के बाद बीजेपी के लिए डैमेज कंट्रोल की चुनौती आसान नहीं होगी। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में चुनावी फिजा गर्मा गई है। आज अखिलेश यादव ने एक के बाद एक 209 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन भी एक तरह से धड़धड़ाती हुई दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ शिवपाल, वही चाचा जिनसे बगावती तेवर देखे गए थे पिछले दिनों, आज उनकी तरफ बढ़ते दिखे। उनके नाम का भी ऐलान किया अखिलेश यादव ने। चाचा भी खुश, नेताजी भी खुश, अल्पसंख्यक भी खुश, अपने भी खुश। समाजवादी पार्टी के नए मुखिया अखिलेश यादव ने अध्यक्ष बनने के बाद पहली सूची जारी करने में सबका बाकायदा ख्याल रखा है। लखनऊ में पार्टी के महासचिव किरण नंदा ने प्रत्याशियों की सूची जारी की।
सुबह समाजवादी पार्टी ने 191 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए थे, लेकिन दोपहर बाद 18 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इस तरह समाजवादी पार्टी ने 209 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। तीसरा चरण चुनाव का लिस्ट हम लोग जारी कर दिया। 191 का प्रत्याशी का नाम हम लोग घोषणा कर दिया। 205 सीट है। इस पर कांग्रेस क्या चाहते हैं, कांग्रेस को बोलना चाहिए। जो हम लोग का जो मुद्दा है, 2017 में फिर दूसरी बार हम लोग सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और भाजपा को हम लोग हराना चाहते हैं। बीजेपी भाजपा उत्तर प्रदेश चुनाव में हार जाएंगे तो लक्ष्य हम लोग का 2019। इस सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम है शिवपाल यादव का। शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट जसवंत नगर से टिकट दिया गया है। मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर से शिवपाल के बेटे के लिए टिकट चाहते थे। शिवपाल गुरुवार से ही जसवंत नगर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा नहीं है। वैसे तो हमारा तो मन नहीं था चुनाव लड़ने का, सही है नहीं था, लेकिन फिर आपको छोड़ने का भी मन नहीं करता। अखिलेश यादव ने अपनी इस पहली सूची के जरिए कई संदेश भी दे दिए हैं। अखिलेश यादव ने बाहुबली नेता अतीक अहमद का टिकट काट दिया है। इसके जरिए अखिलेश ने यह संदेश दिया कि उनकी पार्टी दागियों के साथ नहीं है। अखिलेश ने अपने पिता मुलायम सिंह के दोस्त बेनी प्रसाद वर्मा को तगड़ा झटका दे दिया। बेनी प्रसाद वर्मा अपने बेटे राकेश वर्मा के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश ने उनकी जगह अपने समर्थक अरविंद सिंह गोप को टिकट दे दिया। अखिलेश ने अपनी पहली सूची के जरिए आजम खान और नरेश अग्रवाल पर खुशियों की बारिश कर दी है। अखिलेश ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार से टिकट दिया, वहीं नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को हरदोई से टिकट दे दिया। मेरठ की सरधना सीट से शिवपाल ने अपने चहेते मैनपाल सिंह उर्फ पिंटू राणा को टिकट दिया था। अखिलेश ने पिंटू का टिकट काटकर अपने समर्थक अतुल प्रधान को दे दिया। अखिलेश ने अपनी पहली सूची में सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा है। मुलायम सिंह यादव को अखिलेश से शिकायत थी कि उन्होंने मुसलमानों की अनदेखी की है, मुस्लिम प्रत्याशियों को कम सीटें दी हैं, लेकिन अखिलेश ने अपने पिता की यह शिकायत भी दूर कर दी। अखिलेश ने अपनी लिस्ट में 56 सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों को दी हैं। अखिलेश के 209 प्रत्याशियों में से 40 दलित वर्ग से हैं। अखिलेश यादव ने 22 यादव प्रत्याशी उतारे हैं तो 7 ब्राह्मण प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तकरीबन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारकर एक बात तो साफ कर दी है कि अब पार्टी के राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन की कोई आस नहीं बची है। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस से समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन पार्टी ने तमाम उन सीटों पर भी प्रत्याशी उतार दिए जहां कांग्रेस के उम्मीदवार पिछले विधानसभा चुनाव में जीते थे। कांग्रेस का इंतजार किए बगैर अपनी तरफ से 191 उम्मीदवारों की घोषणा करके समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया है। जो सीटें घोषित की गई हैं उनमें तमाम सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, अखिलेश यादव के करीबी लोगों को इस लिस्ट में जगह मिली है, जबकि पुराने कई लोगों का पत्ता कट गया है। लेकिन 1/4 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि वो बीएसपी के मुस्लिम दलित गठजोड़ को आसानी से कामयाब नहीं होने देंगे। कैमरामैन नीरज के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। अब बात जरा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर। मुश्किलें तो खड़ी हो गई हैं, सीटों पर इधर उधर इतने सीट चाहिए, इतने देने थे, ये दिया, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से कोशिशें हो रही थी वो साफ दिखाता है कि समाजवादी पार्टी इस वक्त अति आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है और उसके आगे बढ़ने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी उतना झुकने को तैयार नहीं है जितना दबाव उस पर अखिलेश डाल रहे हैं। हम किसानों के पास जाएंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने धड़ाधड़ पहले 3 चरणों के चुनावों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, उससे कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन पर खतरे के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। तो एक चीज कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए, एक कार्यक्रम कांग्रेस भाजपा को हराना चाहते हैं तो सपा जो फॉर्मूला सपा का है वो फॉर्मूला में आना चाहिए। जहां जहां सीट का बंटवारा होता है, जो स्टेट में बंटवारा हुआ
यही फॉर्मूला से बंटवारा हो, उससे भी ज्यादा सीट हम लोग देने के तैयार है। केवल हम लोग का शक्ति बढ़ाना चाहते हैं कांग्रेस का, इससे आज कांग्रेस आएंगे तो मुश्किल है। जहाँ तक सवाल है समाजवादी पार्टी की लिस्ट का, किसी भी पार्टी को अपनी लिस्ट जारी करने का अधिकार है और मैं भी यहाँ पर अपनी पार्टी के बी फॉर्म साइन करने के लिए आया हूँ। अभी तक जो है मुझे कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि गठबंधन है या गठबंधन टूटा है या गठबंधन चल रहा है। मैं इतना जानता हूँ कि कार्यकर्ताओं का सम्मान पार्टी का सम्मान है। समाजवादी पार्टी ने 209 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है उसमें कई सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस का कब्जा है। यही नहीं, जिन सीटों पर कांग्रेस ने दावा जताया था उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने साहिबाबाद, मथुरा, खुर्जा, हापुड़, शामली, बिलासपुर और सियाना समेत 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारा है, जबकि 2012 में ये सभी सीटें कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस नोएडा और गाजियाबाद की सभी सीटों पर लड़ना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने अमेठी और लखनऊ कैंट सीट समाजवादी पार्टी से मांगी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अमेठी से गायत्री प्रजापति और लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव को टिकट देने का फैसला कर लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के ऐलान के बाद कांग्रेस में हलचल मच गई। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक गठबंधन के मसले पर अभी भी समाजवादी पार्टी से बातचीत चल रही है। कुछ सीटों को लेकर मतभेद है, मगर उसको सुलझाने की कोशिश हो रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद सीधे अखिलेश से बात कर रहे हैं। अलायंस के बारे में आगे कोई भी जानकारी हम तब दे पाएंगे जब अखिलेश यादव जी के साथ में हमारे प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद साहब की बात होगी और इस बारे में और विस्तार से हम लोगों को जानकारी मिलेगी। 15 जीआरजी कांग्रेस के वॉर रूम में चली मैराथन बैठक में नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है और अभी जितिन प्रसाद कांग्रेस के वॉर रूम से बाहर निकले। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद समेत यूपी के तमाम नेता 15 जीआरजी में माथा पच्ची कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सुष्मिता देवी, अशोक गहलोत और दीपक बरबरिया भी अंदर बैठे हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस 100 सीटों पर अड़ी है, जबकि समाजवादी पार्टी 85 सीट से ज्यादा कांग्रेस को देना नहीं चाहती। इसे लेकर कांग्रेस के वॉर रूम में गुलाम नबी आजाद समेत यूपी के नेताओं और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों की मैराथन बैठक हुई है। पार्टी के यूपी अध्यक्ष राज बब्बर को चुनाव समिति की बैठक के लिए दिल्ली आना था, लेकिन उन्हें लखनऊ में रोक दिया गया है। दिल्ली में मौसमी सिंह और कुमार विक्रांत सिंह के साथ बालकृष्ण, लखनऊ आज तक। फ्रांस की ही तरह क्या आतंकी इस वक्त फिराक में है कि हिंदुस्तान में 26 जनवरी को वो एक आतंकी हमले को अंजाम दे। ट्रक के साथ बॉम्ब, पहले भीड़भाड़ वाले इलाके में घुसाना और फिर उसे वहां पर ब्लास्ट कराना। देखिए क्या है उनका प्लान 26 जनवरी के लिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। दिल्ली में ट्रक बॉम्ब अटैक का खतरा। आतंकी कर सकते हैं बारूद से भरे ट्रक से हमला। 26 जनवरी पर आतंक का सबसे घातक प्लान। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया ट्रक बॉम्ब अटैक का अलर्ट। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात। देश की राजधानी दिल्ली एक खौफनाक खुफिया अलर्ट से हिल गई है। जी हां, देश की खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली को एक ऐसे आतंकी हमले से सावधान किया है जिसे सुनकर ही हैरानी होती है। दिल्ली को इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं कि आतंकी ट्रक में बारूद भरकर राजधानी को दहलाने का प्लान बना रहे हैं और आतंक का ये बेहद घातक प्लान गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के लिए। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली रेड अलर्ट पर चल रही है। राजपथ से लेकर दिल्ली के हर बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान निगरानी रख रहे हैं।
लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि दहशतगर्दी के ऐसे प्लान को आतंकी कई देशों में अंजाम दे चुके हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या फ्रांस। आतंकियों ने जब बारूद से भरे ट्रक से हमला बोला तो दुनिया हिल गई, और अब हिंदुस्तान के लिए आतंकी ऐसे ही आतंक का षड्यंत्र रच रहे हैं। वो ट्रक बॉम्ब अटैक से दिल्ली को दहलाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में हर ट्रक पर पैनी नजर रखी जा रही है। 26 जनवरी आने वाली है, इसको लेकर सिक्योरिटी काफी टाइट की गई, खासकर ट्रक की जो है वो चेकिंग की जा रही है, क्योंकि ऐसा इनपुट है कि ट्रक्स के जरिए जो है अटैक हो सकता है, जिस तरह से फ्रांस में हुआ था। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ देख सकते हैं आप ट्रक की भी चेकिंग की जा रही है। खुद एसीपी सीमापुर यहाँ पर मौजूद हैं, साथ में जो पुलिस स्टाफ है पूरा मौजूद है। ट्रक की जो है सघनता से तलाशी ली जा रही है, डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। खुद हरेश्वर स्वामी जो एसीपी हैं यहाँ पर मौजूद है, सीमापुरी के पूरे स्टाफ के साथ यहाँ मौजूद हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जबरदस्त सिक्योरिटी है, क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी में इस बार यूएई के जो गेस्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो उसको लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। राजपथ के अलावा तमाम जगहों पर, चाहे वो एयरपोर्ट हो, बस अड्डा हो, तमाम जगहों पर सिक्योरिटी टाइट है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान कितनी मुस्तैदी से एक एक वाहन की चेकिंग कर रहे हैं। दिल्ली की हिफाजत में तैनात पुलिस के जवान ट्रकों के अंदर भी घुस घुस कर तलाशी ले रहे हैं। ट्रकों के कागज चेक किए जा रहे हैं। बॉर्डर पर सिर्फ ट्रक ही नहीं बल्कि बसों की भी तलाशी ली जा रही है। इस वक्त हम दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद है, तमाम जगहों की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि 26 जनवरी है। यहाँ पर खुद पुलिस टीम जो है एसीपी लीड कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सीआरपीएफ की भी टुकड़ी एक है जो यहाँ पर मौजूद है, और बसेस के अंदर तलाशी ली जा रही है। हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं किस तरह से चेकिंग यहाँ की जा रही है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं, और बस की आप देख सकते हैं तमाम यहाँ सवारियाँ मौजूद हैं, बैठी हैं, और यहाँ पर जो भी संदिग्ध है, अगर ऐसा लगता है सीआरपीएफ को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, तो वो चेक कर रहे हैं। तमाम बैग्स को चेक किया जा रहा है, साथ में दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि 26 जनवरी से पहले ये तमाम कवायद की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए तमाम जगहों पर चेकिंग की जा रही है। और ये जो बस यहाँ से निकल रही है, दरअसल दिल्ली यूपी बॉर्डर इसको कहा जाता है, और यहाँ पर इस तरह से चेकिंग सिर्फ उद्देश्य साफ है कि कहीं ना कहीं कोई अनहोनी ना हो। गणतंत्र दिवस का मौका है और इसमें किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, कोई भी आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम न दे सके, इसी बात को दिमाग में लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। आउटर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट को कहा गया है कि यमुना क्रॉस कर जो बड़े वाहन, खासकर ट्रक दिल्ली में दाखिल होते हैं, उनकी सख्त तलाशी ली जाए। ट्रक वाले का पूरा पता ठिकाना सब कुछ नोट करके रखा जाए। आतंकियों ने जिस तरह से ट्रक बॉम्ब अटैक का प्लान बनाया है, अगर सावधानी हटी तो आतंकी अपने नापाक इरादों में कामयाब हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। प्लान फुल प्रूफ बनाने के लिए एक तो ट्रक से भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुसना, उसमें बॉम्ब लेकर, वर्दी में ये आतंकी हो सकते हैं जिनसे इनकी पहचान करना मुश्किल हो और ये धोखा आसानी से दे पाएं। 26 जनवरी के लिए और किन बारीकियों का ध्यान आतंकी रख सकते हैं, देखिए। दिल्ली अलर्ट पर है और ऐसे अलर्ट पर है कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। तस्वीरें राजपथ की हैं। यहाँ किसी को भी बिना तलाशी और बिना चेकिंग के जाने की इजाजत नहीं है। गणतंत्र दिवस समारोह के इंतजाम का सामान लेकर आ रहे ट्रकों की भी सख्त चेकिंग हो रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस और तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को खास हिदायतें दी हैं। 26 जनवरी की ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस वालों का वेरिफिकेशन बेहद जरूरी कर दिया गया है, क्योंकि इंटेलिजेंस सूत्रों से इनपुट मिले हैं कि आतंकी पुलिस की वर्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में केमिकल शॉप मालिकों को अपनी रिपोर्ट मेंटेन करने के लिए कहा गया है, ताकि किसी संदिग्ध गतिविधि को अंजाम देने के लिए किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल ना हो सके। दिल्ली एनसीआर में तमाम जगहों पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दिया गया है। अलर्ट में साफ तौर पे ये कहा गया है कि जितने भी पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी 26 जनवरी को तैनात रहेंगे, उनका सही तरीके से वेरिफिकेशन किया जाए, क्योंकि आतंकी पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ केमिकल शॉप ऑनर को ये हिदायत दिया गया है कि वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें, क्योंकि किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कोई
केमिकल का इस्तेमाल न कर सके। इतना ही नहीं, जितनी भी गाड़ियां दिल्ली के मंत्रालयों और सचिवालय से चोरी हुई हैं या गायब हुई हैं, उनकी लिस्ट भी 26 जनवरी की ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस वालों के पास होना जरूरी है। खबर यह भी है कि आतंकी इन वाहनों का इस्तेमाल भी हमले में कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर राजपथ को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया। यहाँ आम लोगों को अंदर जाने की मंजूरी नहीं है और जो भी पुलिसकर्मी भी अंदर जा रहे हैं, जो जवान भी अंदर जा रहे हैं, उनका बाकायदा आई कार्ड चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। जाहिर है 26 जनवरी का दिन है, 26 जनवरी नज़दीक है, ऐसे में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को मुस्तैद किया गया है ताकि कोई अपने नापाक मंसूबों को अंजाम न दे सके। इसके अलावा नई दिल्ली जिले के सभी सीसीटीवी कैमरों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। 9 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक पूरे नई दिल्ली जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। अगर आपको याद हो, फ्रांस में ट्रक बॉम्ब से ही आईएसआईएस ने हमला किया था, पूरा यूरोप दहल गया था। एक बार फिर से क्या उसी तरीके से किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश हो रही है? 14 जुलाई 2016, वक्त रात के 10:30 बजे। जगह फ्रांस का नीस शहर। खूनी ट्रक से 86 लोगों की मौत। चारों तरफ आतिशबाजी हो रही थी, लोग जश्न मना रहे थे। फ्रांस के नेशनल डे का जश्न कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक भीड़ में घुस आता है। अफरा तफरी मच जाती है, लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। चीख पुकार मच जाती है क्योंकि इस ट्रक को चला रहा शख्स इरादतन ऐसा कर रहा था। वो लोगों की जान लेने पर आमादा था क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि एक आतंकी था। नाम मोहम्मद लाहो उवाइस बुहलेल। ट्यूनीशियन मूल का बुहलेल मार गिराया गया, लेकिन आईएसआईएल नामक आतंकी संगठन से ताल्लुक रखने वाले बुहलेल ने मासूमों की जान लेने का जो वहशियाना तरीका खोजा, उसकी तस्दीक एक बार फिर हुई। 19 दिसंबर 2016, वक्त रात के 8 बजे। जगह जर्मनी की राजधानी बर्लिन। खूनी ट्रक ने 12 लोगों की ली जान। बाजारों में रौनक थी, क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर थी कि तभी काले रंग की स्कैनिया R450 सेमी ट्रेलर ट्रक दनदनाती हुई आती है और लोगों को रौंदने लगती है। 12 लोग मारे जाते हैं जबकि 56 गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। खास बात ये कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाला अनीस आमरी नाम का शख्स भी ट्यूनीशियाई ही था और उसने आईएसआईएल के इशारे पर ही इस वारदात को अंजाम दिया। यूरोप के इन दोनों मुल्कों में खूनी ट्रक ने मासूमों की जिस तरह से जान ली, उसका फॉर्मूला दरअसल आतंकियों को पाकिस्तान से मिला। जी हां, आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान से। 20 सितंबर 2008, जगह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। बारूद से लदे इस ट्रक ने 54 लोगों को मौत की नींद सुला दिया तो 266 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। तफ्तीश में पता चला कि 600 किलो आरडीएक्स को टीएमटी के साथ मिलाकर इस खौफनाक आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। फिर भी पाकिस्तान सुधरा नहीं। उसने टेररिज्म की शब्दावली में गुड और बैड 2 शब्दों का इजाफा कर दिया, जिसका खामियाजा वो खुद तो भुगत ही रहा है, दुनिया के बाकी देश भी इससे अछूते नहीं रहे। आज तक ब्यूरो। जनवरी का महीना, पहाड़ों पर बर्फबारी, भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड। देखिए इस बार पहाड़ों में मौसम ने ऐसा कहर ढाया है कि सब कुछ जम गया है। जनवरी के इस जाड़े में जिंदगी तो जम ही गई, नदियां और झरने भी जम गए हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हैं। यहाँ गंगोत्री घाटी के हर्षिण गंगोत्री में झरने समेत गंगा नदी में मिलने वाली सहायक नदियों का पानी भी जम गया है। उत्तरकाशी ने पूरी तरह से बर्फ की चादर ओढ़ ली है। पारा 0 से कई डिग्री नीचे चल रहा है।
उत्तराखंड में जिधर देखो कुदरत ने जैसे सफेद प्रहार किया है। तस्वीरें अल्मोड़ा की हैं। बर्फबारी इस कदर हुई है कि अब तो लोगों का जीना भी दुश्वार हो रहा है। बर्फ पड़ने से बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, रोड जाम हो गई है सारी, दूध नहीं आ पा रहा है, राशन पानी नहीं आ रहा है। पहाड़ों पर मौसम की भविष्यवाणी और चौंका रही है। आने वाले दिनों में जबरदस्त बर्फबारी की संभावना है, तो बारिश की भी चेतावनी है। यह है जम्मू कश्मीर का अनंतनाग। पहले बर्फबारी और अब जंगली जानवरों की दहशत। कश्मीर में इस कदर बर्फबारी हो रही है कि अब जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। ये तेंदुआ भी ठंड का मारा है। -डिग्री के तापमान से बचने के लिए इधर उधर भटक रहा है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का कहना है कि ये तेंदुआ बर्फबारी से बचने और खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों की तरफ आ गया है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।